चलिए आज की बातचीत एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो मुझे हमेशा से परेशान करता रहा है। अगर हर कोई स्मार्ट हो सकता है तो हर कोई पावरफुल क्यों नहीं होता? हमने अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं जो अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी एक जगह अटके हुए हैं। और फिर कुछ ऐसे भी हैं जो शायद कम काम करते हैं, लेकिन उनके इशारे पर चीजें चलती हैं। ऐसा लगता है कि मेहनत के अलावा भी कोई और ही खेल चल रहा है। आप बिल्कुल सही जगह पे चोट कर रहे हैं। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं ना, वो इसी छिपे हुए खेल के नियमों को उजागर करते हैं। वो ये तर्क देते हैं कि सफलता का रास्ता सिर्फ पसीना बहाने से नहीं, बल्कि लेवरेज मतलब प्रभाव का सही इस्तेमाल करने से बनता है। ये निर्भरता के बारे में है, नेटवर्क के बारे में, रणनीति के बारे में। ये वो नियम है जो अक्सर सिखाए नहीं जाते, पर इन्हीं के हिसाब से असली दुनिया चलती है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। इन स्रोतों में जो पहला सिद्धांत बार बार आता है वो है निर्भरता का, यानी दूसरों को खुद पर निर्भर बनाना। मैकियावेली का एक बहुत ही दमदार विचार है, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें नुकसान न पहुंचाएं, तो उन्हें तुमसे प्यार करने पर मजबूर मत करो, उन्हें तुम पर निर्भर बनाओ। सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। हाँ, कठोर है, लेकिन बेहद व्यवहारिक है। देखिए, प्यार एक भावना है जो आज है कल शायद ना हो, लेकिन जरूरत एक ठोस हकीकत है। स्रोत इसे कॉर्पोरेट दुनिया के उदाहरण से समझाते हैं। हर ऑफिस में एक ऐसा इंसान होता है जिसे शायद कोई पसंद नहीं करता, लेकिन उसे निकाला भी नहीं जा सकता। हाँ, होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि कंपनी का सबसे जरूरी क्लाइंट सिर्फ उसी से बात करता है, या सर्वर का कोई पासवर्ड सिर्फ उसी को पता है, या वो सिस्टम की कोई ऐसी बारीक चीज जानता है जो किसी और को नहीं पता। वो व्यक्ति पसंद करने लायक नहीं, बल्कि जरूरी है। लेकिन क्या जरूरी बनने में एक खतरा नहीं है? अगर आप इतने जरूरी हो जाते हैं कि आपके बिना काम ही नहीं चल सकता, तो क्या कंपनी आपको एक खतरे के रूप में नहीं देखने लगेगी कि कहीं ये व्यक्ति हमें ब्लैकमेल ना करने लगे? क्या वो आपको हटाने का तरीका नहीं ढूंढेगी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पर बारीकी को समझना जरूरी है। निर्भरता का मतलब जानकारी को बंधक बनाना या सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने बॉस या अपनी कंपनी की सबसे बड़ी समस्या का एकमात्र या सबसे बेहतरीन समाधान बनना। अगर आप वो इंसान हैं जो सबसे मुश्किल क्लाइंट को संभाल सकता है, या जो कोड कोई और डीबग नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं, तो आप एक संपत्ति हैं, खतरा नहीं। खतरा वो बनता है जो काम रोकता है, संपत्ति वो है जिसके बिना काम हो नहीं सकता। हाँ, तो मतलब ये है कि अपनी कीमत को किसी ऐसी चीज से जोड़ दो जिसे कंपनी खोना नहीं चाहती। ये एक तरह से पर्सनल लेवल पर लेवरेज बनाना हुआ। पर क्या इसी सिद्धांत को बहुत बड़े पैमाने पर भी लागू किया जा सकता है? मतलब सिर्फ एक बॉस के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए जरूरी बन जाना? क्या शानदार सवाल है, और ये हमें सीधे हमारे दूसरे बड़े विचार पर ले जाता है, रॉकफेलर माइंडसेट। ये व्यक्तिगत निर्भरता से आगे बढ़कर पूरे सिस्टम पर नियंत्रण करने की कहानी है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण जॉन डी रॉकफेलर का है। 19वीं सदी में जब अमेरिका में तेल की खोज हुई, तो एक तरह की होड़ मच गई। हर कोई जमीन खरीद रहा था, कुआं खोद रहा था, इस उम्मीद में कि उसे तेल मिलेगा और वो रातों रात अमीर हो जाएगा। ये एक जुए जैसा था। हाँ, एक तरह की गोल्ड रश थी, बस यहाँ सोना नहीं, काला सोना यानी तेल था। बिल्कुल। और इस पूरी अफरा तफरी में रॉकफेलर ने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने कहा, मुझे तेल खोजने के जुए में नहीं पड़ना, मुझे तेल वालों को कंट्रोल करना है। उसने एक भी तेल का कुआं नहीं खोदा। इसके बजाय उसने उन चीजों पर पैसा लगाया जिनके बिना तेल का कोई मूल्य ही नहीं था, रेलवे लाइनें और रिफाइनरियां। यहाँ पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। तो जब सब लोग तेल निकालने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे, रॉकफेलर चुपचाप उस पूरे नेटवर्क का मालिक बन गया जिस पर वो सब निर्भर थे। एकदम सही। सोचिए, किसी को कितना भी तेल मिल जाए, वो उसे बाजार तक कैसे पहुंचाएगा? रॉकफेलर की ट्रेनों से। वो उस कच्चे तेल को इस्तेमाल के लायक कैसे बनाएगा? रॉकफेलर की रिफाइनरियों में। और नतीजा ये हुआ कि पूरी इंडस्ट्री उसके नियंत्रण में आ गई, वो भी बिना एक बूंद तेल निकाले। स्रोत हमें यही सिखाता है, तेल मत बनो, रेलवे बनो। असली पावर प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि उस सिस्टम में है जो प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाता है। ये मानसिकता तो
ये तो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जैसे अमेज़न ने अपनी क्लाउड सर्विस AWS के साथ किया। वे हर नई टेक स्टार्टअप से मुकाबला नहीं कर रहे, वे वो बुनियादी ढांचा दे रहे हैं जिसकी जरूरत हर स्टार्टअप को है। वो आज के दौर के रेलवे बन गए हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। रॉकफेलर ने न सिर्फ पावर हासिल की बल्कि जोखिम को भी कम कर दिया। कुआं खोदने में जोखिम था, तेल मिल भी सकता था, नहीं भी, लेकिन रेलवे और रिफाइनरी का बिजनेस पक्का था। जब तक तेल निकलता रहेगा उन्हें ट्रांसपोर्टेशन और रिफाइनिंग की जरूरत पड़े भी ही। उसने एक अस्थिर बाजार में अपने लिए स्थिरता ढूंढ ली। सिस्टम पर कंट्रोल करने का विचार बहुत शक्तिशाली है, लेकिन रॉकफेलर ये सब अकेले तो नहीं कर सकता था। उसे लोगों की, सहयोगियों की, शायद कुछ हद तक मुखबिरों की भी जरूरत पड़ी होगी। ये मुझे हमारे स्रोतों में बताए गए एक और जरूरी नियम की याद दिलाता है, गठबंधन और नेटवर्क का महत्व। हाँ, और ये वो क्षेत्र है जहाँ सबसे ज्यादा मेहनती और प्रतिभाशाली लोग मात खा जाते हैं। वे अक्सर ये सोचकर गलती करते हैं, मेरा काम बोलेगा, मैं यहाँ दोस्त बनाने नहीं काम करने आया हूँ। वे अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि सिर उठाकर ये देखना ही भूल जाते हैं कि उनके आसपास चल क्या रहा है। वे नेटवर्क बनाने को समय की बर्बादी समझते हैं। लेकिन कई लोगों के लिए ये नेटवर्किंग शब्द ही बहुत बनावटी लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये ऑफिस पॉलिटिक्स है, बॉस की चापलूसी करना या मतलब के लिए रिश्ते बनाना। क्या ये वाकई एक असली रणनीति है या सिर्फ जोड़ तोड़? मैं इस हिचकिचाहट को समझती हूँ। शायद नेटवर्किंग के बजाय सही शब्द है संगठनात्मक बुद्धिमत्ता, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल इंटेलिजेंस। ये गपशप करने के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है कि फैसले असल में कैसे लिए जाते हैं। हर कंपनी का एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्ग चार्ट, लेकिन एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी होता है जहां असली पावर होती है। जरूरी फैसले अक्सर मीटिंग रूम के बाहर, लंच टेबल पर या कॉफी ब्रेक के दौरान लिए जाते हैं। आपका नेटवर्क आपको बताता है कि हवा किस तरफ बह रही है, कौन ऊपर जा रहा है और आने वाले बदलाव क्या हो सकते हैं। ये जानकारी आपको किसी रिपोर्ट में नहीं मिलेगी। तो ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है और साथ ही एक सपोर्ट सिस्टम भी। बिल्कुल। जब कोई संकट आता है तो एक अकेला इंसान आसानी से निशाना बन जाता है, लेकिन जिसके पास एक मजबूत नेटवर्क होता है, उसके सहयोगी होते हैं जो उसके लिए खड़े हो सकते हैं, जो उसकी बात को वजन दे सकते हैं। ये सिर्फ आगे बढ़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी जगह पर टिके रहने के लिए भी जरूरी है। एक मजबूत नेटवर्क वाला औसत प्रतिभाशाली व्यक्ति भी एक अकेले जीनियस से आगे निकल सकता है, क्योंकि उसके पास सही समय पर सही जानकारी और सही लोगों का साथ होता है। ये संगठनात्मक बुद्धिमत्ता और गठबंधन बनाने का विचार, ये मुझे एक ऐसे क्षेत्र में ले जाता है जो शायद सबसे असहज करने वाला है। हमें सिखाया गया है कि विनम्र बनो, अपनी गलती मान लो, झगड़े से बचो, लेकिन ये रणनीतियां हमें कहीं ना कहीं कमजोर भी बना सकती हैं। आपने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को छुआ है। स्रोत इसे नैतिकता का जाल कहते हैं। मैकियावेली ने सदियों पहले लिखा था, जो इंसान हर हाल में अच्छा बनने की कोशिश करता है जबकि उसके आसपास लोग अच्छे नहीं हैं, उसका बर्बाद होना तय है। ये सुनना ही मुश्किल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सफल होने के लिए हमें भी बुरा या अनैतिक बनना पड़ेगा। ये तो बहुत निराशाजनक विचार है। यहीं पर एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे दूर करना जरूरी है। स्रोत ये नहीं कह रहे कि अनैतिक बनो, वे कह रहे हैं कि रणनीतिक बनो। ये आक्रामक होने के बारे में नहीं है, ये अपनी रक्षा करने के बारे में है। सोचिए, अगर ऑफिस में कोई बार बार आपका क्रेडिट ले रहा है और आप शांति बनाए रखने के लिए चुप रहते हैं, तो आप अच्छे नहीं बल्कि एक आसान शिकार बन रहे हैं। दुनिया कमजोर का फायदा उठाती है, उसका सम्मान नहीं करते। तो ये अच्छाई और बेवकूफी के बीच की रेखा को पहचानने के बारे में है। हर स्थिति में एक ही जैसा व्यवहार काम नहीं करता। कभी कभी ना बोलना, अपनी सीमाओं को स्पष्ट करना और अपने काम के लिए खड़ा होना जरूरी होता है। स्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन है, सबको खुश रखना आइसक्रीम बेचने वाले का काम है, तुम्हारा नहीं। पावर डायनामिक्स में अपनी सीमाओं को स्थापित करना आत्मसम्मान और सर्वाइवल दोनों के लिए जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो दूसरे आपके लिए वो सीमाएं तय करेंगे और वो हमेशा उनके फायदे में होंगी। तो ये सब कुछ इस बात पर आता है कि आप अपनी कीमत को कैसे समझते हैं और उसे कैसे पेश करते हैं। ये सिर्फ मेहनत करने के बारे में नहीं है,
बल्कि ये जानने के बारे में है कि आपकी मेहनत का मूल्य क्या है। मुझे लगता है कि हमारे स्रोतों की एक कहानी इस पूरी बातचीत का सार प्रस्तुत करती है, फोर्ड और स्टाइनमेट्स की कहानी। हाँ, ये कहानी लेवरेज, निर्भरता और ज्ञान के मूल्य को एक साथ पिरोती है। कहानी ये है कि फोर्ड मोटर कंपनी की एक विशाल फैक्ट्री का एक बहुत बड़ा और जटिल जनरेटर खराब हो गया। ओके। पूरी फैक्ट्री रुक गई, हर घंटे लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा था। कंपनी के सबसे अच्छे इंजीनियरों ने कई दिन लगा दिए, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। एक पूरी तरह से निराशाजनक स्थिति। तब किसी ने चार्ल्स स्टाइनमेट्स का नाम सुझाया, जो उस समय के सबसे बड़े इलेक्ट्रिकल इंजीनियर माने जाते थे। स्टाइनमेट्स आए, उन्होंने कोई भारी भरकम औजार नहीं उठाए, वो बस कुछ देर तक जनरेटर के चारों ओर घूमते रहे, उसकी आवाज को ध्यान से सुना, उसके कंपन को महसूस किया। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक चौक निकाला और जनरेटर के एक हिस्से पर एक छोटा सा एक्स का निशान बना दिया। उन्होंने कहा, यहाँ की वाइंडिंग कॉइल में 16 तारें ज्यादा हैं, बस इसे बदल दो। और बस इतना ही? डॉलर का बिल मिला। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। फोर्ड का मैनेजर गुस्से में था। एक चौक से निशान लगाने के $10,000, ये तो लूट है। उसने स्टाइनमेट्स से एक विस्तृत बिल मांगा। मुझे भी यही लगता। मैं भी जानना चाहता कि बिल में क्या लिखा था। स्टाइनमेट्स ने जो बिल भेजा वो अमर हो गया। उसमें लिखा था, चौक से निशान लगाने की कीमत $1। ये जानने की कीमत कि निशान कहाँ लगाना है $9,999। वाह, ये तो शानदार है। ये पूरी बातचीत का निचोड़ है। दुनिया पसीना बहाने के पैसे नहीं देती है, दुनिया ये जानने के पैसे देती है कि हथौड़ा कहाँ मारना है। यही ज्ञान का असली लेवरेज है। स्टाइनमेट्स ने घंटों मेहनत नहीं की, उसने सालों के अनुभव और विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया। फोर्ड पूरी तरह से उसके अद्वितीय ज्ञान पर निर्भर था। उस एक पल में स्टाइनमेट्स उस समस्या के लिए रेलवे थे। उनकी कीमत उनके काम के घंटे नहीं थे, बल्कि उनकी दुर्लभ और जरूरी समझ थी। तो हमने निर्भरता, सिस्टम पर नियंत्रण, नेटवर्क और रणनीतिक नैतिकता की बात की। ये सब मिलकर एक बहुत शक्तिशाली तस्वीर बनाते हैं। स्रोत में एक तुलना की गई है जो मेरे दिमाग में अटक गई है, ग्लैडिएटर और राजा की। ग्लैडिएटर अखाड़े में लड़ता है, खून पसीना बहाता है, भीड़ उसके लिए तालियां बजाती है। वो अविश्वसनीय रूप से कुशल और मजबूत है, लेकिन उसकी जिंदगी का फैसला कौन करता है? राजा, जो अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा है। राजा लड़ नहीं रहा, वो सिर्फ खेल के नियमों को समझता है और अपने अंगूठे के एक इशारे से फैसला करता है। स्रोतों का तर्क है कि हमारा लक्ष्य ग्लैडिएटर की तरह सिर्फ लड़ना नहीं, बल्कि राजा की कुर्सी तक पहुंचना है। और ये कुर्सी तोहफे में नहीं मिलती, इसे समझ, रणनीति और लेवरेज से हासिल किया जाता है। तो अंत में ये सब मानसिकता में बदलाव के बारे में। बिल्कुल, ये खुद को एक कर्मचारी के बजाय एक कंपनी की तरह देखने के बारे में है। यू लिमिटेड, आपकी स्किल्स आपकी सर्विस है, आपका नेटवर्क आपका बाजार है। मेहनत गलत नहीं है, लेकिन आंख बंद करके मेहनत करना व्यर्थ है। गधा भी बहुत मेहनत करता है, पर जंगल का राजा शेर होता है, क्योंकि वो जानता है कि कब ताकत दिखानी है और कब शांत रहकर सही मौके का इंतजार करना है। तो यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में मेहनत करते हैं, बेहतर ग्लैडिएटर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि हमारा चौक का निशान क्या है? वो कौन सी एक स्किल, एक जानकारी या एक कनेक्शन है जो हमारी कीमत को हमारे पसीने से नहीं बल्कि हमारी समझ से परिभाषित कर सकता है? वो क्या है जो हमें अखाड़े से निकालकर राजा की कुर्सी के करीब ले जा सकता है?